सबसे पहले देखिए कारण बताएं जिसमें हमें 6 सवाल हल करने हैं। पहला है कोयले को काला हीरा कहा जाता है क्यों, इसका कारण क्या है। तो देखिए इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, कोयले की अति उपयोगिता और महत्व के कारण इसे काला हीरा कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है कि इसकी काफ़ी ज़्यादा उपयोगिता है, चाहे तापीय विद्युत में उत्पादन में हो, चाहे ईंधन के तौर पे हो, चाहे औद्योगिक कल कारखानों में हो, सभी जगह कोयले की मांग ज़्यादा होती है ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए। ठीक है, तो अति उपयोगिता और महत्व के कारण इसे काला हीरा कहा जाता है। कोयला भारत में मुख्य ऊर्जा स्रोत है जो तापीय विद्युत ऊर्जा उत्पादन और अन्य जगह प्रयोग में होता है, तो यही वजह है इसे काला हीरा कहा जाता है। तो इसका आंसर आपका हो गया। सवाल देखिए क्या है, कोयले की अपेक्षा पेट्रोलियम के उत्पादन और उपयोग पर अधिक बल दिया जा रहा है क्यों, यानी कोयले को कम महत्व दिया जा रहा है पेट्रोलियम के तुलना में, इसका कारण क्या है। तो इसका मुख्य कारण है कि पेट्रोलियम जो है इसका उत्पादन, परिवहन और वितरण काफ़ी आसान होता है कोयले की अपेक्षा। इस तरीके से पेट्रोलियम कोयले की अपेक्षा आसानी से प्राप्त किया जा सकता है कम लागत में, तथा ये अधिक मात्रा में विभिन्न भागों में उपलब्ध है, तथा इसका वितरण और परिवहन सरल है। हम पेट्रोल को आसानी से कहीं ले जा सकते हैं और रख भी सकते हैं, लेकिन कोयले में ये थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो इसका कारण यही हुआ। समझ में आ गया। इसके बाद देखिए तीसरा सवाल, एंथ्रासाइट कोयला उच्च कोटि का है, ये कोयले का प्रकार है एंथ्रासाइट, ये उच्च कोटि का है, जबकि लिग्नेटाइट निम्न कोटि का है। तो इसका कारण तो जब हम कोयले की प्रकार यानी इसकी किस्मों पे हम नज़र डालते हैं तो ये 3 श्रेणियों में बांटा गया है, एंथ्रासाइट, बिटवीन और लिग्नाटाइट। ठीक है, तो एंथ्रासाइट जो है सबसे उच्च कोटि का है, किसमें इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा ज़्यादा होती है और जलने पर ज़्यादा ताप देता है, धुआं बिल्कुल भी नहीं देता। ठीक है, और वही लिग्नाटाइट निम्न कोटि का है, कार्बन की मात्रा काफ़ी कम होती है, 50 से 60%, ये धुआं ज़्यादा देता है, ताप कम देता है। तो इसका आंसर आपको कैसे लिखना है कि एंथ्रासाइट सर्वोच्च कोटि का कोयला है, 80% कार्बन होती है और जलने पर धुआं नहीं देता, ताप ज़्यादा देता है। ठीक है, और ज़्यादा देर तक रहता है। जबकि लिग्नाटाइट ये निम्न कोटि का माना जाता है, कार्बन की 60 से 50% कार्बन होती है, ये जलने पर धुआं ज़्यादा देता है और ताप कम देता है। तो यही इसका कारण हो गया। इसके बाद देखिए अगला सवाल चौथा क्या है, खनिज तेलों का उत्पादन। खनिज तेल में क्या आ जाएंगे, पेट्रोलियम आ जाएगा। ठीक है, और भी बहुत सारे कच्चे तेल हैं, पेट्रोल, डीजल। ठीक है, घटता जा रहा है। ठीक है, और वहीं मुंबई के निकट बढ़ता जा रहा है, इसका कारण क्या है बताना है हमें। तो इसके कारण को समझना काफ़ी आसान है। देखिए असम में जो तेल की प्राप्ति होती है खनिज तेल की, वो डिगबोई से होती है और वहाँ से निकाल कर ये कई जगह भेजे जाते हैं, जैसे बिहार में बरौनी में भेजा जाता है साफ़ करने के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा लागत हो जाती है। लेकिन बम्बई में क्या है, मुंबई में, तो मुंबई में सागर सम्राट नामक जल मंच है, वहीं से खुदाई तेल की जाती है, काफ़ी आसानी होती है। ठीक है, तो इसी कारण यहाँ पे क्षेत्र बढ़ते जा रहे हैं कि वहाँ पे सागर सम्राट जल मंच बनाया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, मुंबई में सागर सम्राट नामक जलमंच बनाया गया है जिससे तेल खुदाई में सुविधा होती है, जबकि असम में ऐसा कोई जलमंच नहीं है। इसका कारण यही है कि मुंबई में बढ़ता जा रहा है और असम में तेल घटता जा रहा है, इसका निर्माण। आगे बढ़ते हुए पांचवा सवाल देखिए, भारत के दक्षिण भाग में, ठीक है, भारत के साउथ क्षेत्र में दक्षिण भाग में पश्चिम घाट के निकट, दक्षिण भाग में ही और वहाँ के पश्चिम घाट के निकट राज्यों में जल विद्युत उत्पादन पर बहुत जोर दिया जा रहा है क्यों, क्योंकि वहाँ पे नवीकरणीय संसाधन कोयला और पेट्रोलियम जिससे तापीय विद्युत उत्पादन किया जाए उसकी कमी है। ठीक है, और जल विद्युत उत्पादन करने की अनुकूलता भी है, वहाँ की नदियों का प्रवाह यानी धारा भी तेज है, इसी कारण। ठीक है, तो देखिए, तो इसके 2 कारण हैं। तो यहाँ पे देखिए दक्षिण क्षेत्र में ये सर क्या है, जल विद्युत केंद्र है, तो इसके 2 कारण है। पहला है अनुकूलता है, क्योंकि वहाँ की ढाल इतनी तेज होती है कि जल विद्युत बनाया जा सकता है, और दूसरा कारण है कि वहाँ की जो कोयला और खनिज तेल की कमी है, इसी कारण जल विद्युत का वहाँ पे सहारा लिया जाता है विद्युत उत्पन्न करने के लिए। तो हमें इसका आंसर देखिए, भारत के दक्षिण भाग में पश्चिम घाट क्षेत्र राज्यों में जल विद्युत की अनुकूलता पाई जाती है, ये सारे राज्यों में। ठीक है, अर्थात तेज ढाल के कारण पश्चिम घाट से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का बहाव तेज होता है, जो जल विद्युत के लिए उपयोगी बनाता है। और दूसरा कारण आपको ये भी लिख लेना है कि वहाँ पर कोयला और खनिज तेल की कमी है। ठीक है, ये 2 कारण हो गए।
और ये आपका आंसर भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए 6 नंबर, भारत में सौर ऊर्जा की संभावनाएं बहुत अधिक है, क्यों? आइए इसका आंसर करते हैं। तो देखिए इसका अच्छे से हम इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र स्थित होने के कारण असीम सौर ऊर्जा उत्पन्न होती है। यानी यहाँ पे सूर्य की किरणें काफ़ी तीखी पड़ती है, लंबवत पड़ती है, ठीक है। ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 20 मेगावाट की सौर ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है, ठीक है। तो आपको यहाँ तक कर लेना है। तो हमें क्षेत्र भी बताना है कि संभावनाएं क्षेत्र भी बताना है, जैसे कि थार मरुस्थल में हम लगा सकते हैं, ठीक है, और गुजरात क्षेत्र में भी ये लगाया गया है। तो ये संभावनाएं भी हो गई और ये भी हो गया, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। तो आपको समझ में आ गया, यहाँ से आपको लिखना प्रारंभ करना है और कम से कम यहाँ तक लिख लेना है, अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए। तो कारण बताएं हमारा समाप्त हुआ। इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। पहला है, भारत में सबसे बड़ा ऊर्जा संसाधन कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा ऊर्जा संसाधन कोयले को माना जाता है। सबसे ज़्यादा तापीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है कोयले से। समझ में आ गया? ये हो गया। इसका आंसर आपको लिखना है, आपको ऐसे लिखना है, कोयला देश का प्रथम शीर्ष ऊर्जा संसाधन है, ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरा, ग्रेफाइट किस पदार्थ का एक रूप है? तो आपको आंसर लिखना है, ग्रेफाइट कोयले का एक अपरूप है। ग्रेफाइट भी कहलाता है, जिसमें 80 से 85% कार्बन रहता है। आपको यहाँ तक कर लेने हैं। तीसरा सवाल देखिए, केम्बेग्रवान क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ये गुजरात राज्य में स्थित है। चौथा सवाल देखिए, भारत में पहला जल विद्युत केंद्र कहाँ और कब स्थापित किया गया? तो जगह भी बताना है और इसमें भी बताना है हमें। तो इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे, प्रथम जल विद्युत केंद्र कर्नाटक में स्थान भी हो गया। और कौन सा? शिव समुद्रम 1902 में स्थापित हुआ, जो एशिया का प्रथम जल विद्युत परियोजना थी। समझ में आ गया? इसके बाद हमारा है लघु उत्तरीय प्रश्न। इसकी संख्या कितनी है? 8 है। पहला सवाल है, ऊर्जा संसाधन का क्या महत्व है? ठीक है, हमारे जीवन में ऊर्जा संसाधन का क्या महत्व है, एनर्जी रिसोर्सेस का? तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, पहले आपको ये लाइन लिखना है, ऊर्जा संसाधन का हमारे जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। ये लाइन लिखने के बाद फिर यहाँ से करना है, आर्थिक विकास और मानव जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए ऊर्जा एक अत्यंत आवश्यक साधन है, ठीक है। इसके अभाव में आर्थिक विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आर्थिक विकास मतलब रुपया पैसा कमाने के क्षेत्र से कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसके लिए वाणिज्य ऊर्जा स्रोत, कमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज कहा गया है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, आर्थिक रूप से और दैनिक जीवन को जीने के लिए भी, ठीक है, हम तो उसके लिए भी ऊर्जा की काफ़ी अति आवश्यकता है। तो यहाँ से यहाँ तक आपको लिख लेने हैं। दूसरा सवाल देखिए क्या है, दो परंपरागत और दो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के हमें नाम लिखने हैं, ठीक है। और नाम लिखने के बाद हमें किन्हीं दो स्रोतों की दो दो विशेषताएं भी बताना है, यानी इनके पारंपरिक और गैर पारंपरिक इनकी दो दो विशेषताएं भी हमें बतानी है। आइए इसका आंसर करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप थोड़ा समझिए, उसके बाद हम लोग लिखेंगे। परंपरागत में कौन आ जाएगा? कोयला, खनिज तेल यानी पेट्रोलियम, परमाणु खनिज, यूरेनियम आदि आ जाएंगे। जल विद्युत भी आ जाएगा, ठीक है। और गैर परंपरागत में कौन आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका पवन ऊर्जा, समुद्रीय ज्वार, ठीक है, सौर ऊर्जा, ये भूतापीय ऊर्जा जो समुद्र में तापों के अंतर पे ये निकाली जाती है, ठीक है। तो ये सारे क्या है? गैर परंपरागत स्रोत हैं। और इसके हमें गुण भी बताने हैं, विशेषताएं भी हमें लिखनी है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? देखिए इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, परंपरागत ऊर्जा स्रोत कोयला, पेट्रोलियम, यूरेनियम, हमें दो ही का नाम बताना है, कोयला और पेट्रोलियम। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। परंपरागत ऊर्जा से अधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं, ये इसकी विशेषताएं हो गई। हम ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करते हैं, जैसे तापीय ऊर्जा से कोयले के, ठीक है, और पेट्रोलियम का भी प्रयोग होता है तापीय ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा उत्पादन करने में। तो ज़्यादा ऊर्जा उत्पादन करते हैं, पहली विशेषता। दूसरा है इसका वितरण प्रबंधन आसान है, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना, बांटना और रख रखाव करना भी इनका आसान होता है परंपरागत का। वही गैर परंपरागत की बात की जाए, कम लागत होती है, इसकी विशेषताएं कम लागत होती है, कम खर्च होती है और प्रदूषण रहित ऊर्जा उत्पन्न करती है, जैसे, और ये फ्री होती है, मुफ्त होती है, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, बायोगैस हो गया। ये सारे क्या हैं? ये सारे हैं गैर परंपरागत। ये आपका क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए हमारा तीसरा सवाल है, ऊर्जा संकट दूर करने के लिए, एनर्जी क्राइसिस को दूर करने के लिए
ऊर्जा के किन स्रोतों को विकसित करने की आवश्यकता है, ठीक है, और इसके लिए कौन से प्रयत्न चलाए जा रहे हैं, चल रहे हैं अभी। तो यहाँ पे प्रश्न का मतलब समझिए, ऊर्जा संकट जो होती है, ऊर्जा की कमी पड़ जाना ऊर्जा संकट कहलाती है, और इसे हम दूर करने के लिए हम गैर पारंपरिक स्रोत, ठीक है, यानी नवीकरणीय संसाधन की तरफ हम जाएंगे, ऊर्जा संसाधन की तरफ। सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, जल विद्युत हो गया, ये सारे क्या है, नवीकरणीय हैं, जो कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं। और कौन से प्रयत्न चल रहे हैं भारत में, वो भी हमें बताने हैं। तो इसका आंसर हम देखिए कैसे लिखेंगे। आज आधुनिक युग में ऊर्जा की मांग बढ़ने से ऊर्जा संकट उत्पन्न होने की संभावना बनी हुई है। तो देखिए इसका आंसर हमें, अतः इसे दूर करने के लिए हमें गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, ठीक है, उस पर जाना होगा। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, गोबर गैस, ज्वरीय ऊर्जा आदि, ठीक है, और इसे विकसित करने की आवश्यकता है। इसके बाद इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस, सड़कों पर रोशनी के लिए स्ट्रीट लाइटें जो सौर ऊर्जा से चलती हैं आदि पर बल दिया जा रहा है, और काफ़ी इनको बढ़ावा दिया जा रहा है सरकार द्वारा, ठीक है। सौर ऊर्जा के लिए सब्सिडी भी दी जा रही है। तो आपका आंसर ये हमारा है। चौथा सवाल, निम्नांकित शक्ति के चार केंद्रों के नाम हमें बताना है। देखिए, आणविक हो गया, तापीय और जल विद्युत। तो ये परमाणु विद्युत ऊर्जा गृह जो होते हैं, इनसे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। यूरेनियम जो इसके ईंधन कहे जाते हैं, ठीक है, और तापीय भी होता है कोयला पेट्रोलियम से, और जल विद्युत। तो इनके हमें चार केंद्र हमें बताने हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको लिखना है, आणविक, ठीक है, लिख के डैश देना है। तो आणविक यानी परमाणु शक्ति ऊर्जा गृह जो यूरेनियम, मोनाजाइट, थोरियम, ये सारे क्या है, इनसे संचालित होती हैं। तो इनका हो गया पहला केंद्र तारापुर, ठीक है, मुंबई के निकट है। दूसरा है रावत भाटा, ठीक है, राणा प्रताप सागर, राजस्थान, ठीक है। उसके बाद तीसरा कलपक्कम, ये तमिलनाडु, और चौथा है नरोरा। ये चार हो गए। बस आपको ये नाम लिखना है और जगह का नाम आपको लिख लेना है। नरोरा उत्तर प्रदेश में है, कलपक्कम क्या है, तमिलनाडु में है, रावत भाटा राजस्थान, ठीक है। अब इसके बाद तापीय हमें बताना है। तो बरौनी, बोकारो, कहलगांव, पतरातू, ठीक है, ये कोयले से संचालित होते हैं। जल विद्युत लिख के डैश देना है। अब इसके हमें चार बताने हैं। तो देखिए, तो जल विद्युत में देखिए आ जाएंगे, पहला आ जाएगा महाराष्ट्र में टाटा जल विद्युत, ठीक है, ये हो गया। दूसरा है कोयना काराफरा जल परियोजना, ये दो हो गया, दो महाराष्ट्र में ही हो गए। कर्नाटक में शिव समुद्रम, ठीक है। और इसके बाद आपको केरल के एक लिख लेना है, पल्ली वासल। अब इसके बाद देखिए, और इसी तरीके से आपको फिर एक तमिलनाडु में पाया करा, ये चार हो गए। बस हो गया आपका आंसर। इसके बाद देखिए अगला सवाल क्या है, कोयला और पेट्रोलियम के तीन उपयोग हमें बताना है। काफ़ी सिंपल सवाल है ये। तो इसका आंसर देखिए हम ऐसे लिखेंगे। कोयले के उपयोग देखिए, तापीय विद्युत ऊर्जा उत्पादन में, ईंधन के रूप में, भाप संयंत्रों में, ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है कोयले का। पेट्रोलियम का उपयोग देखिए, पहला तो हो गया वाहन चलाने में ईंधन के रूप में हम पेट्रोल का प्रयोग करते हैं। विद्युत उत्पादन में, तापीय ऊर्जा में इसका उपयोग होता है। पेट्रोकेमिकल उद्योग में होता है, प्लास्टिक निर्माण में भी होता है। समझ में आ गया? तो इसका आंसर समाप्त हुआ। इसके बाद देखिए 6 नंबर, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से हैं। खनिज तेल में पेट्रोलियम आ जाएगा, प्राकृतिक गैस में एलपीजी और सीएनजी आ जाएंगे। इसके क्षेत्र हमें बताने हैं। तो देखिए इसका आंसर हम लिखेंगे, खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र डिगबोई जो असम में है, बम्बे हाई जो मुंबई में है, जामनगर, हल्दिया, कोच्चि प्रमुख है। ये कोच्चि जो कोचीन में है, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब इसके बाद प्राकृतिक गैस उत्पादक क्षेत्र हमें लिखना है, जिसमें एलपीजी और सीएनजी आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका हम अब लिखेंगे। तो ये रहा प्राकृतिक गैस उत्पादक क्षेत्र हमें बताना है, जगह। तो हो गया गुजरात, महाराष्ट्र, बम्बे हाई, तमिलनाडु, ये सारे जगह आपको लिख लेने हैं। सबसे ज़्यादा देखिए मिलते हैं अंडमान निकोबार में। इतना मिलता है कि 30 वर्षों तक भारत की आपूर्ति को ये पूरा कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो ये तो हो गया 6 नंबर। इसके बाद 7वां देखिए, प्राकृतिक गैस का महत्व हमें बताना है हमारे जीवन में। एलपीजी और सीएनजी का क्या महत्व है, भारत में इसकी पाइपलाइन किस भाग में बिछाई गई है, आपको ध्यान देना है, जगह नहीं बताना है। पाइपलाइन किस भाग में बिछाई गई है वो हमें बताना है। पहले हम इसका महत्व लिखेंगे। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, प्राकृतिक गैस का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। इसके बाद देखिए, घरों के खाना पकाने और वाहनों के ईंधन यानी सीएनजी और उद्योग धंधे में इसका प्रयोग होता है। इसका मतलब काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब प्राकृतिक गैस का पाइपलाइन हमें बताना है। तो हम इसका आंसर देखिए यहाँ से करेंगे। आपका पाइपलाइन ये रहा, यहाँ से यहाँ तक आपको कर लेने हैं। कौन से है? हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर,
गैस पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया गया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक हमें पाइपलाइन इसका हमें ब्यौरा देना था। इसके बाद इस सेशन का हमारा आखिरी सवाल 8वां, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में अंतर बताना है। परंपरागत में कोयला पेट्रोलियम, गैर परंपरागत में सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा। ठीक है, तो इनमें ऊर्जा स्रोत का हमें अंतर बताना है, क्या अंतर है दोनों में। तो इसका आंसर जो यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, वहीं से आपको कर लेने हैं। और इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।